प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत है। आज से मैं 7वें अध्याय जन आंदोलनों का उदय का शुभारंभ करती हूँ। सबसे पहले जन आंदोलन का क्या अर्थ है, इस विषय में आपको जानकारी देती हूँ। वह आंदोलन जो जनहित या लोगों की किसी सामान्य समस्या या समस्याओं में प्रायः दलगत राजनीति से अलग रहकर चलाए जाते हैं, जन आंदोलन कहे जाते हैं। उदाहरण के रूप में चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन तथा भारतीय किसान यूनियन आंदोलन आदि। इन आंदोलनों में प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, कई तरीकों के अभ्यावेदन करना जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। अब बच्चों, जन आंदोलन का स्वरूप या प्रकार मैं आपको बताती हूँ, जिसमें सबसे पहला प्रकार है दल आधारित आंदोलन। जब किसी राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों से समर्थन प्राप्त समूहों द्वारा आंदोलन संचालित किए जाते हैं तो इन्हें दलीय आंदोलन कहा जाता है। जैसे जाति विरोधी आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन इत्यादि। किसान सभा आंदोलन एक दलीय आंदोलन था। इसके पश्चात दूसरा आंदोलन है स्वतंत्र आंदोलन अथवा निर्दलीय आंदोलन। सरकार की नियोजित व्यवस्था के असफल होने व लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होने व चुनाव आधारित राजनीति बन जाने के कारण ये आंदोलन अस्तित्व में आ जाते हैं। ये आंदोलन असंगठित लोगों के समूह द्वारा संचालित निर्दलीय आंदोलन है, जैसे चिपको आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन इत्यादि। इस श्रेणी में बहुत से कर्मचारी यूनियन, व्यावसायिक संघ आदि द्वारा संचालित आंदोलन शामिल हैं। अब बच्चों, जन आंदोलन के क्या कारण हैं, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जन आंदोलन का कारण है सरकार द्वारा आम जनता के हितों की अनदेखी करना। नंबर 2, सरकार द्वारा क्षेत्र विशेष के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाना। नंबर 3, सरकार की आर्थिक नीतियों से जनता का मोह भंग होना। नंबर 4, देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल होना। नंबर 5, लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार लाना। नंबर 6, सामाजिक भेदभाव का एवं हिंसा का वातावरण। नंबर 7, समाज में कई कारणों से असंतोष उत्पन्न होना। नंबर 8, सरकार द्वारा अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालना। नंबर 9, सामाजिक बुराई को समाप्त करना, जैसे दक्षिण भारत में महिलाओं द्वारा शराब माफियाओं व सरकार दोनों के विरुद्ध संचालित ताड़ी विरोधी आंदोलन। नंबर 10, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं द्वारा लोगों के जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। अब बच्चों, जन आंदोलन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इस विषय पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला प्रभाव है जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर तरीके से समझने में सहायता देता है। गैर दलीय आंदोलन दलीय राजनीति की कमियों को दूर करते हैं। नंबर 2, सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को उठाया जिन्हें वे चुनावी राजनीति के वातावरण में नहीं रख पा रहे थे। नंबर 3, समाज के गहरे तनावों व जनता में व्याप्त रोष को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक प्रकार से लोकतंत्र की रक्षा की है। इन्होंने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। नंबर 4, लोकतांत्रिक राजनीति में समाज के अनेक उपेक्षित समूहों के गठबंधन की आवश्यकता रहती है। राजनीतिक दलों को विभिन्न वर्गों के हित समूहों को जोड़ना चाहिए। नंबर 5, इन आंदोलनों से हित समूहों व दबाव समूहों की उत्पत्ति होती है तथा कालांतर में इनसे ही क्षेत्रीय व राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनते हैं। अब बच्चों, जन आंदोलन की क्या कमियां थी, इस विषय प्रकाश डालते हैं। पहला कमी थी जन आंदोलन द्वारा लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित व अधिकार विहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलन द्वारा जनता अपनाए गए तौर तरीकों से मालूम होता है कि प्रतिदिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात
कहने का मौका नहीं मिलता था। नंबर 2, कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का प्रभाव बहुत ही सीमित रहा है। इसका पहला कारण यह है कि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं। इस तरह वह समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण इन आंदोलनों को जायज़ मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है। नंबर 3, राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। जन आंदोलन का नेतृत्व इस वर्गीय हित के प्रश्नों के कायदे से नहीं संभाल पाता। बच्चों, जन अथवा सामाजिक आंदोलन और भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता के प्रमुख बिंदु कौन से हैं, इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1 है, जन आंदोलन ने लोगों को लोकतंत्र को और अधिक बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्रदान की है। वे लोग जो जन आंदोलन आयोजित करते रहे हैं, वे नेता तथा जनसाधारण, स्त्री पुरुष, छात्र छात्राएं, ग्रामीण शहरी, किसान मजदूर और गैर सरकारी संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। नंबर 2, जन आंदोलन के इतिहास से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह आंदोलन अनियमित ढंग से एकदम खड़े नहीं हो पाते। इन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। नंबर 3, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो दलीय प्रणाली पर आधारित होती है, परंतु जन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की कमियों तथा दोषों को दूर करना होता है। अतः चाहे सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो, वे जन आंदोलन के स्वरूप, विकास तथा प्रगति से जुड़े समाचारों को प्रेस व दूरदर्शन पर बहुत ध्यान से सुनते, पढ़ते और देखते हैं। इसलिए यह लोकतंत्र एवं दलगत राजनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। बच्चों, भारत में सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र के विस्तार में कितना सहायक रहा है, इसके पक्ष में इस तर्क जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को अच्छे तरीके से समझने में सहायता प्रदान करता है। गैर दलीय आंदोलन दलीय राजनीति की कमियों को दूर करते हैं। नंबर 2, सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को उठाया जिन्हें वे चुनावी राजनीति के वातावरण में नहीं रख पा रहे थे। नंबर 3, समाज के गहरे तनावों व जनता में व्याप्त रोष को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक प्रकार से लोकतंत्र की रक्षा की है। इन्होंने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। नंबर 4, लोकतांत्रिक राजनीति में समाज के अनेक उपेक्षित समूहों के गठबंधन की आवश्यकता रहती है। राजनीतिक दलों को विभिन्न वर्गों के हित समूहों को जोड़ना चाहिए, परंतु वे ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं। इसी कारण जनाक्रोश सामाजिक आंदोलनों के रूप में फूट पड़ता है। नंबर 5, इन आंदोलनों से हित समूहों व दबाव समूहों की उत्पत्ति होती है तथा कालांतर में इनसे ही क्षेत्रीय व राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनते हैं। सत्ता की भागीदारी के युग में राजनीतिक दलों पर नियंत्रण रहना आवश्यक है तथा इस कार्य को संपन्न करने में जन आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बच्चों, इस विषय से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में करिए। धन्यवाद।